हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम डब्ल्यूटीओ के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, जनवरी में। वास्तव में देखा जाए तो अगर कोई भी कंट्री है, अगर वो व्यापार करना चाहती दूसरी कंट्रीज से, क्योंकि मैंने बताया था कि कंट्रीज से कंट्रीज को जो व्यापार होता है उसे ही हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इसी व्यापार के जरिए कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती हैं, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जब और कंट्रीज भी कनेक्ट होती हैं आपस में। तो ट्रेड के हम दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो ये है कि हम प्रोटेक्शनिज्म को अपनाएं, यानी कि जो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करें, जैसे इंडिया ने 1991 के पहले तक ये नीति अपनाई हुई थी। और दूसरा है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री से ट्रेड करने के लिए किसी भी देश की कंपनियां या उनके बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स फ्री हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अगर ये कंट्री एक फ्री ट्रेड की पॉलिसी को अपनाती है, मतलब अगर हम ट्रेड करने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं वो हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर ये फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाती है, फ्री ट्रेड इकोनॉमी है ये देश, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे प्रतिबंध नहीं होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ कंपनियाँ एक्सपोर्ट कर सकती हैं और यहाँ की कंपनियाँ इंपोर्ट यानी किसी दूसरे से सामान को मंगा सकती हैं। लेकिन हम जितना ही इस फ्री को कम करते चले जाते हैं, उतना ही हम कम लिबरल होते चले जाते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस एक प्रकार से लिबरल इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। लेकिन मान लीजिए ट्रेड हो रहा है और किसी कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट बन जाता है, तो उस डिस्प्यूट के मैकेनिज़्म को, उसको सेटल करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए। तो वर्ल्ड लेवल पे यूएनओ की तरफ से है, जिसे हम डब्ल्यूटीओ कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास एक लीगल फ्रेमवर्क है और लगभग 1 से 164 देश इसके सदस्य हैं। और इन्हीं सदस्यों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है उस पर साइन किए हुए हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये क्या चाहता है, इसे हम अभी देखेंगे यहाँ पर। लेकिन एक प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, ट्रेड प्रैक्टिसेस पे ध्यान रखता है, कौन सा देश किस प्रकार की ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपना रहा है। आइए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations। ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जब इंडियन इकोनॉमी ओपन होना शुरू हुई 1991 में, तो इसका बहुत स्वागत किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि वो किस प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे। वो सब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थे। These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका कहना ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, मतलब फॉरेन ट्रेड करते हो, तो कोई भी बैरियर्स का यूज़ मत करो, कोई भी रोक टोक का यूज़ मत करो, आप फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस को अपनाइए। मीन्स बे रोक टोक सामान का आना जाना होना चाहिए, फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस। और इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट पे भी रोक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एमएनसी आके भारत में पैसा लगाना चाहती है तो भारत को कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड में नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं जो बैरियर्स होती हैं। टैरिफ बैरियर्स हम कह सकते हैं, कोटा रिस्ट्रिक्शंस हम कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। देयर शुड बी नो बैरियर्स, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, यानी किन्हीं भी दो देशों के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो फ्री होना चाहिए, मतलब कि फ्रीली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। और फ्री ट्रेड का मतलब आपको अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज लिबरल बनानी होंगी, और इसीलिए ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। देश जितने भी हैं दुनिया में, उन सबको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, उन्हें लिबरलाइज करना चाहिए, यानी मार्केट को ओपन करना चाहिए, दूसरे देशों की कंपनियों को आने देना चाहिए, फॉरेन ट्रेड फ्री होना चाहिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उनकी डिमांड है, उसे प्रमोट भी करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड पर नज़र रखता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। यही वजह है कि जब इंडिया ने मार्केट इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया तो इन्होंने स्वागत किया। स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव, मतलब की कोशिशों की वजह से, मतलब शुरुआत में इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश किन्होंने की? डेवलप्ड कंट्रीज़ ने की। अब आप समझ गए होंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होगा, तभी उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करवाया। डब्ल्यूटीओ इस्टेब्लिशेज रूल्स। जैसे मैंने बताया कि डब्ल्यूटीओ का एक लीगल सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रेड को लेके। तो जो लीगल रूल्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल बैकग्राउंड है डब्ल्यूटीओ का,
वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, क्योंकि WTO एक प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में व्यापार को ही मॉनिटर करता है और डिस्प्यूट्स को सुलझाता है, और कंट्रीज से कंट्रीज़ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं फ्री ट्रेड को लेके और इंटरनेशनल ट्रेड को लेके उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। और इसे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, मतलब कि बिना भेदभाव के, चाहे छोटा छोटा कंट्री हो चाहे बड़ा से बड़ा कंट्री हो, न्यूट्रल तरीके से इसे सुलझाना चाहिए। और ऐसा माना भी जाता है कि इसकी स्थापना इन्हीं सब चीज़ों को लेकर की गई थी। तो WTO एस्टेब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और जो भी देश सिग्नेटरी हैं WTO के उन्हें मानना पड़ता है इनको। इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड, और वो कोशिश करता है WTO कि उसके रूल्स, यानी अगर कोई उसका सदस्य है देश तो उसे कैसे मॉनिटर करना है और देखना है कि वो रूल्स को ओबे करें। अभी इसके 164 कंट्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो WTO के मेंबर्स हैं, यानी सारे देश इसके मेंबर्स नहीं है। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। अब आप समझ गए होंगे कि WTO को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से, न्यूट्रल तरीके से फ्री ट्रेड फॉर ऑल की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, मतलब चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन प्रैक्टिस इट इज़ सीन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स, लेकिन देखा यह जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बैरियर्स मेंटेन किए हुए हैं, वो भी अनफेयरली। इसका मतलब यह है कि WTO के रूल्स के हिसाब से नहीं है, न्याय संगत नहीं है, फेयर ट्रेड बैरियर्स वो नहीं है। क्योंकि अगर डेवलप्ड कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स अपनाएंगी, इसका मतलब ये है कि दूसरे देशों से होने वाले व्यापार में कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं, और WTO चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है कि अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज। अब दूसरी तरफ देखिए कि WTO के जो रूल्स हैं उनके तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया है, कि भाई तुम्हें ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने हैं, आपने WTO पे साइन किया है और आपको फ्री ट्रेड इकोनॉमी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, फ्री ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी। तो डेवलपिंग कंट्रीज तो फॉलो करती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करेंट डिबेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिबेट होती है, देखिए WTO एक विवाद का भी विषय है। कभी भी कोई भी क्लाइमेट सम्मेलन होता है या इस तरह की मीटिंग्स होती हैं व्यापार से रिलेटेड, लोग इसका विरोध भी करते हैं। और ख़ासकर जो करेंट डिबेट होती है वो होती है जो ट्रेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होता है, मतलब फार्म में प्रोड्यूस होने वाला जो भी उत्पादन होता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में डायरेक्ट एग्रीकल्चर से जो हमें प्राप्त होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो फार्म प्रोडक्ट्स आते जाते हैं इन्हें हम एग्री बिजनेस कहते हैं, ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये विवाद का विषय WTO के होते हुए भी ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रह पा रहा है। उसके लिए हम नीचे अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। You have seen chapter 2 that the agricultural sector provide the bulk of employment and a significant portion of GDP in India। ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है और ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में कि किस प्रकार से लगभग 16 से 17% के बीच में GDP में कंट्रीब्यूशन रहता है, और एम्प्लॉयमेंट में हम देखें तो 50% प्लस में है। मीन्स ज़्यादा लोग खेती में लगे हुए हैं, और खेती का जो उत्पादन होता है उससे जो भारत की इनकम होती है, मान लीजिए 100 रुपीज़ है तो उसमें 16 से 17 रुपये के बीच में रहता है। तो एक प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, इसका कंट्रीब्यूशन तो है इंडियन GDP में, इंडियन इकोनॉमी की इनकम में। नाउ कंपेयर दिस टू ए डेवलप्ड कंट्री सच एज USA। अब हम इसे अमेरिका से कंपेयर करते हैं क्योंकि वहाँ भी तो खेती होती है ना, वहाँ का फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर किस प्रकार का बिहेव करता है। तो वहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे 16 से 17% है, वहाँ पे GDP में सिर्फ 1% का योगदान होता है एग्रीकल्चर का, मीन्स ओनली 1%। इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू, मतलब नेग्लिजिबल व्हेन यू कंपेयर टू 16 एंड 17% ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन GDP इन इंडिया। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं तो क्या हालत है कि एम्प्लॉयमेंट में 0.5%। ओह, यहाँ मैं 50% आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ 1% भी नहीं एम्प्लॉयमेंट। मतलब अमेरिका में खेती का जो इनकम अमेरिका की होती है, मान लीजिए 100 रुपीज़ होती है तो उसमें 1 रुपये लगभग मान के है, और एम्प्लॉयमेंट में जितने भी लोग रहते हैं, मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, तो एक लोग भी, मतलब 1% भी एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में जो स्थिति है वो स्थिति एग्रीकल्चर सेक्टर की वहाँ की इकोनॉमी में ना के बराबर उसका कंट्रीब्यूशन है। तो अमेरिका को ध्यान देना नहीं चाहिए। और एक प्रकार से देखा जाए तो इनके प्रोडक्ट्स अगर इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी होते हैं, ट्रेड भी होता है, तो भी कम ही होता होगा। लेकिन होता क्या है कि एंड येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर इन द USA रिसीव मैसिव सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द US गवर्नमेंट। लेकिन इतने कम लोग खेती में लगे, इतना कम इसका योगदान, उसके बावजूद भी जो US गवर्नमेंट है यानी अमेरिका अपने किसानों को, फार्मिंग सेक्टर को अच्छी खासी सब्सिडी देता है, मॉनेटरी हेल्प देता है,
और मैं आपको बता दूं, ये हेल्प यानी मान लीजिए किसी किसान की इनकम 100 रुपीज़ है, मतलब जो खेती कर रहा है उससे, तो इसमें लगभग लगभग 40% तो अमेरिकन ये जो मैसिव मनी है यहाँ से आता है। मतलब 40% तो अमेरिका के द्वारा दिया गया पैसा ही उसकी इनकम का हिस्सा होता है, जिसे हम कर सकते हैं कि प्रकार से 40% तो वहाँ पे सब्सिडी हो गई, फिर मीन्स सरकार की तरफ से सहायता हो गई। तो यूएसए अपने फार्मिंग सेक्टर को अच्छी खासी सब्सिडी देता है फॉर प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज़, और इस तरह से वो अदर कंट्रीज़ के ट्रेड में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को शामिल कराता है। मतलब वो अपने यहाँ के प्रोडक्शन को अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रमोट करता है, इस प्रकार से सहायता देके। अब इसका असर क्या होता है कि इस मैसिव सम ऑफ मनी की वजह से जो यूएस फार्मर्स हैं वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को एबनॉर्मली, मतलब असाधारण रूप से कम प्राइस पर बेच सकते हैं। द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अदर कंट्रीज मार्केट्स एट लो प्राइस। यही वजह है कि अमेरिका में जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, मतलब कि अमेरिका के काम के आने के बाद जो बचता है वो लो प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में लाकर बेच दिया जाता है। और इसका नुकसान प्रतिकूल होता है, एडवर्स होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर्स को। अब देखिए, मान लीजिए भारत में वीट प्रोडक्शन करने वाला किसान है, अब उसे तो सब्सिडी मिलती नहीं है, सब्सिडी मिलती है तो बीज पे मिलती है और फर्टिलाइजर पे मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो मान लीजिए अगर उसकी कॉस्ट आती है लगभग लगभग 10 रुपये पर केजी, तो अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचना भी चाहेगा तो मान लीजिए 12 रुपये पर केजी बेचना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है दाम। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट ये सेल हो सकता है, लेकिन अमेरिका में मान लीजिए 10 रुपये कॉस्ट आती है फार्म प्रोडक्शन की, और उसमें से 40% 4 रुपये तो अमेरिका दे देती है उस किसान को, तो वास्तव में उसने 10 रुपये खर्च किया, 4 रुपये उसे अमेरिका की सरकार से मिला, तो उसका प्रोडक्शन सिर्फ 6 रुपीज़ पर केजी पड़ा। यानी उसकी खुद का जो पैसा लगा वो 6 रुपये, और अगर वो उसमें 2 रुपये भी जोड़ देगा प्रॉफिट के, तो भी वो 8 रुपये पर केजी वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकता है। अब सोचिए कि 12 रुपये प्रति केजी क्यों खरीदेगा कोई गेहूं को इंटरनेशनल मार्केट में, जब 8 रुपये प्रति केजी, वो भी अमेरिका जैसी कंट्री का टैग लगा हुआ है उसके साथ, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा होगा। तो लोग इंडिया से नहीं बल्कि किसी देश में, जैसे जापान का हम उदाहरण लेते हैं, जापान जो है खाद्यान्न का वो आयात करता है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में जाने का मतलब ये है कि भाई इंडिया से खरीदें कि अमेरिका से खरीदें कि चाइना से खरीदें कि ऑस्ट्रेलिया से खरीदें, है ना। अब इंटरनेशनल मार्केट में तो कंट्रीज शामिल होती हैं, तो सीधा सीधा देखिएगा कि सबसे ज़्यादा सस्ता तो अमेरिका से मिल रहा है, वो यहाँ से यहाँ की कंपनियाँ इम्पोर्ट कर लेंगी यहाँ पे, यानी अमेरिका इनको एक्सपोर्ट कर देगा, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। इस प्रकार से जो सब्सिडी अमेरिका अपने फार्मर्स को देता है वो नुकसान पहुँचाती हैं। दे हर्ट द इन डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड देयर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसका उदाहरण एक और देते हैं, अमेरिका में कॉटन का प्रोडक्शन होता है और अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अब अफ्रीका का कॉटन इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक पाता, क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं वो सस्ते में, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है ना अमेरिकन गवर्नमेंट से, वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं, और यहाँ के फार्मर्स बेचारे सफ़र करते हैं इस वजह से। और ये ट्रेड इशूज़ क्रिएट करता है, डिस्प्यूट क्रिएट करता है, और डब्ल्यूटीओ को इसे सुलझाना चाहिए। और अमेरिका ये ठीक नहीं करता, क्योंकि वास्तव में डब्ल्यूटीओ के रूल्स के मुताबिक वो कोई यहाँ पे टैरिफ तो यूज़ कर नहीं रहा, कि उसने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बैन तो लगाया नहीं हुआ है, लेकिन वो परोक्ष रूप से एक प्रॉक्सी तरीका अपना रहा है, एक ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहा है, जिसमें वो अब फार्मर्स को पैसा अच्छा खासा दे देता है, जिससे उनका प्रोडक्शन की कॉस्ट लो हो जाती है। इट इज़ बिहाइंड द कर्टेन्स। और डब्ल्यूटीओ के रूल्स भी हैं कि आप एक लिमिट के आगे सब्सिडी नहीं दे सकते उसके बावजूद भी। और डेवलपिंग कंट्रीज से लोग क्या कहते रहते हैं कि आप अपने यहाँ सब्सिडी देना बंद करो, इंडिया पे भी दबाव रहता है कि आप सब्सिडी खत्म करो। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से कहती हैं कि वी हैव रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स, हमने अपने ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया है डब्ल्यूटीओ के रूल्स के मुताबिक, बट यू हैव इग्नोर्ड द रूल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। लेकिन आप डब्ल्यूटीओ के रूल्स को इग्नोर कर रहे हो, और आप अभी भी पे और फार्मर्स अपने किसानों को पे करते रहते हो वास्ट सम्स ऑफ मनी, मतलब सब्सिडी के रूप में आप काफ़ी ज़्यादा पैसा उनको पे करते हो। यू हैव आस्क्ड आवर गवर्नमेंट टू स्टॉप सपोर्टिंग आवर फार्मर्स। आपने हमें यानी हमारी सरकारों से कहा कि आप फार्मर्स को मॉनेटरी सपोर्ट बंद कर दो, बट यू आर डूइंग योर सेल्फ, लेकिन तुम खुद यानी तुम्हारी सरकार खुद वही कर रही है। इज़ दिस फ्री एंड ट्रेड एंड फेयर ट्रेड? मतलब क्या ये फ्री और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? तो इसलिए कहा जाता है कि डब्ल्यूटीओ एक प्रकार से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ही फ़ायदा पहुंचाता है, ऐसा डिस्प्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ये है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेवर करता है। अब देखिए यहाँ पे एक फार्म दिया गया है, और टिपिकल कॉटन फार्म यूएसए जिस मैंने आपको बताया था, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पर है, बहुत बड़ा फार्म है, और इसे एक ह्यूज कॉरपोरेशन यानी कोई एमएनसी इसका उपयोग कर रही है इस वक्त।
और उसके बाद ये कॉटन को कम प्राइस पे बेच देगी। अब बताइए, अगर अमेरिका अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा है तो एक प्रकार से यहाँ पे फार्मर्स क्या, यहाँ तो ह्यूज कॉरपोरेशन को सब्सिडी मिल रही है 40%। जो फार्मर्स है वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं रही सब्सिडी। तो अमेरिका में भी ये डिस्प्यूटेड है कि जो अमेरिका इतना ज़्यादा पैसा देता है वो वास्तव में रियल फार्मर्स तक नहीं पहुँच पाता। एनीवे, WTO के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अगला जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इसको हम अगले ट्यूटोरियल पार्ट में लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। कीप ऑन लर्निंग, स्टडी वेल टू स्कोर वेल।